नमस्कार साथियों। विगत हमने जो लेक्चर था उसमें देखा था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की स्थिति को। और कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में 5 प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण किया था। उसको हमने विस्तार से देखा था ए, बी, सी, डी और ई। और वो जलवायु वर्गीकरण था साथियों, वो बताया था हमने आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण था। उसने कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण दिया गया था उसका जो आधार था वो था वनस्पति मंडल। और वनस्पति मंडल अमेरिकी विद्वान डी कंडाल द्वारा दिया गया था, उसको पढ़ा गया। और उसके अनुसार संपूर्ण ग्लोब पर या संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु को कोपेन ने 5 भागों में विभाजित किया। क्योंकि डी कंडाल का जो जलवायु वर्गीकरण, डी कंडाल का जो वनस्पति वर्गीकरण था वो भी 5 भागों में था। उसी आधार पर 5 प्रकार का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अक्षांशों में हमने देखा था कि अक्षांशों के आधार पर जलवायु का जो वर्गीकरण था उसमें हमने ये 5 स्थितियां इस प्रकार से व्यवस्थित की थी, जिनमें एक का संबंध था वो शुष्कता से था और बाकी का संबंध था वो सामान्यतः हम जानते हैं कि ताप आधारित था। तो ए बी सी डी ई तक जो हमारी जलवायु वर्गीकरण के 5 भाग थे, उनमें बी जो शुष्कता को या वर्षा को प्रभावित करता है या वर्षा से संबंधित है, बाकी शेष तापमान से प्रभावित है। तो वहां हमने देखा था कि इस जलवायु वर्गीकरण को कोपेन के अनुसार ए जलवायु वर्गीकरण कहा गया, अर्थात इस कटिबंध में उष्ण जलवायु है और इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो इस जलवायु को भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। यहां तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद में हमने देखा था इस मध्य अक्षांश से स्थिति में कर्क रेखा से मकर रेखा के उच्च अक्षांशों से 66.5 डिग्री तक का जो विस्तार था वहां हमने इसको देखा और इस जलवायु को कहा था मध्य अक्षांशीय जलवायु। और इस जलवायु को साथियों कहा गया था सी और डी प्रकार की जलवायु। तो डी प्रकार की जलवायु में हमने देखा था डी प्रकार की जलवायु है मध्य अक्षांशों में तो है, लेकिन मध्य अक्षांशों में पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाली जलवायु का एक प्रकार है। तो मध्य अक्षांशों में पाई जाने वाली मैदानी जलवायु जो सी को इंडिकेट करती है, मध्य अक्षांशों में पाई जाने वाली पहाड़ी जलवायु जो डी को इंडिकेट करती है। अर्थात मध्य अक्षांशों में 2 प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है, एक सी प्रकार की जलवायु है तो एक डी प्रकार की जलवायु है। यहां तक हम देख चुके थे। उसके बाद में हमने देखा था उच्च अक्षांशों में पाई जाने वाली जो जलवायु है वो ई प्रकार की है या शीत ध्रुवीय जलवायु है। और इसके भी 2 भाग देखे थे हमने, एक भाग है ईटी जलवायु और एक है ईएफ जलवायु। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। ईटी जलवायु का जो संबंध था वो हमने देखा था टैगा तुल्य जलवायु, टैगा तुल्य जलवायु। और ईएफ को देखा था हमने टुंड्रा तुल्य जलवायु। टैगा तुल्य जलवायु। तो ये हमारी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षांश स्थिति थी। अब यहां हमने एक जलवायु का जो वर्गीकरण किया था वो जलवायु का जो शब्द था वो था बी प्रकार की जलवायु। और बी जलवायु का संबंध था शुष्कता से, या हम कह सकते हैं वर्षा की मात्रा से, जो किसी भी अक्षांश की स्थिति में बन सकती है। लेकिन वहां वर्षा की जो औसत उपस्थिति है वो 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां भी होगी वो इंडिकेट करेगा बी प्रकार की जलवायु को। यहां तक हम देख चुके थे। यहां हमने इसको आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण भी कहा था। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण है। किस प्रकार से है? क्योंकि उसने तापमान और वर्षा के आधार पर वनस्पति की उत्पत्ति को आधार माना और उस वनस्पति है वो एक आनुभाविक स्थिति में है, या कह सकते हैं उसको अनुभव किया जा सकता है। जिस स्थान विशेष पर बनने वाली जलवायु है वहां पाई जाने वाली वनस्पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, तो आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं साथियों आगे हमारे बिंदु की। और आज का हमारा जो बिंदु रहेगा, सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु के उपागम। जलवायु के उपागम। अब इस आधार पर जलवायु के जो उपागम है वो 3 प्रकार से निर्धारित है या 3 प्रकार से जलवायु को संकेतित करते हैं। जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। एक है आनुभाविक वर्गीकरण
और इस आनुभाविक वर्गीकरण में हम बात करें तो आनुभाविक वर्गीकरण होता है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात वनस्पति की उपस्थिति, और यही था कोपेन का वर्गीकरण। वनस्पति की जो उपस्थिति है वो आनुभाविक है, इसलिए इस प्रकार के वर्गीकरण में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार का माना जाता है, तो आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण का एक उदाहरण है, जो वनस्पति की उपस्थिति के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो परिस्थितियां हैं वो जलवायु को इंडिकेट करती हैं, सूचित करते हैं। आगे हम देखें, दूसरा जो प्रकार है वो है जननिक वर्गीकरण। जननिक वर्गीकरण, जननिक वर्गीकरण, जननिक वर्गीकरण का तात्पर्य है उत्पत्ति की, अर्थात जिस स्थिति में जलवायु उत्पन्न होती है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। जैसे हम देख चुके हैं कि जलवायु की जो उपस्थिति है उसके लिए हमने कुछ कारक देखे थे, कौन कौन से कारकों से जलवायु का निर्माण होता है या मौसम का निर्माण होता है, क्योंकि मौसम और जलवायु दोनों एक ही प्रकार के तत्वों से निर्मित होती हैं। अल्पकालिक जो परिस्थितियां होती हैं वो कहलाती है मौसम, तथा दीर्घकालिक जो परिस्थितियां होती हैं वो कहलाती हैं जलवायु। तो यहाँ हमने देखा था जननिक वर्गीकरण के अंतर्गत भी वही तत्व आएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब व पवने। तो जननिक वर्गीकरण जो कि उत्पत्ति के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, और उत्पत्ति के आधार पर है तो साथियों ये तत्व जो कि तापमान, वर्षा को ही हम यहाँ आर्द्रता के रूप में भी देख लेते हैं, वायुदाब, और ये जो स्थिति है इसको हम देखते हैं पवन। तो इस प्रकार से जननिक किस आधार पर जलवायु का निर्माण हो रहा है, इन तत्वों के आधार पर इसको कहा जाता है जननिक जलवायु वर्गीकरण। और फिर आता है हमारा व्यावहारिक जलवायु वर्गीकरण। व्यावहारिक जलवायु वर्गीकरण, व्यावहारिक जलवायु वर्गीकरण अर्थात जिस स्थान पर बनने वाली जो जलवायु है इसका प्रभाव किस किस रूप में होता है, यह है वर्गीकरण कहलाता है व्यावहारिक जलवायु वर्गीकरण। अर्थात इस व्यावहारिक जलवायु वर्गीकरण में प्रभाव को देखते हैं, जिस स्थान पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है उस आधार पर जलवायु किस प्रकार की बनती है, या जिस स्थान पर वनस्पति और मानव पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वो जलवायु का व्यावहारिक वर्गीकरण कहलाता है, जो कि सर्वविदित परिस्थितियों में सर्वमान्य होता है, सत्य होता है कि जिस स्थान पर जैसी जलवायु होगी उसका प्रभाव वहां की वनस्पति और वहां रहने वाले जीव जंतु और मानव पर किस प्रकार से पड़ता है। इस वर्गीकरण को कहा जाता है व्यावहारिक जलवायु वर्गीकरण। अब साथियों हम चर्चा करेंगे हमारे सामान्य जलवायु वर्गीकरण की। तो सामान्य जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन से प्रकार हमारे चलते हैं, या विश्व में सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से जलवायु प्रदेश आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण बनता है। आज का हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसकी शुरुआत है प्रमुख जलवायु वर्गीकरण। प्रमुख जलवायु वर्गीकरण, और इस प्रमुख जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन से जलवायु वर्गीकरण आएंगे हम साथ देखते भी चलेंगे, कौन कौन से जलवायु वर्गीकरण आते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो प्रमुख जलवायु वर्गीकरण में पहला जलवायु वर्गीकरण हम देख रहे हैं नंबर 1। इस जलवायु वर्गीकरण को कहा जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि इस जलवायु का क्षेत्र कौन सा होगा, भूमध्य रेखा क्षेत्र होगा, अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास बनने वाली ऐसी जलवायु जो कि अति उष्ण होगी, वर्षा युक्त होगी, समैनिक वर्षा होगी और
प्रतिदिन वर्षा होगी। ऐसे क्षेत्र में बनने वाली जलवायु को विषुवत रेखीय जलवायु कहा जाता है। तो साथियों हम देखेंगे सबसे पहले विषुवत रेखीय जलवायु का जो विस्तार होता है, हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार होता है वो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश इनका विस्तार क्षेत्र होता है। इसके विस्तार की बात करें तो यहाँ इसके विस्तार में मुख्य रूप से भूमध्य रेखा वाला वह क्षेत्र जो कि 5 डिग्री से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों के बीच आता है, इसका विस्तार क्षेत्र माना जाता है। अब अगर हम देखें तो इस जलवायु क्षेत्र में कौन-कौन से स्थान आते हैं, तो साथियों इसका महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्षेत्र के संबंध में पूछा जाता है कि ये क्षेत्र कौन-कौन से बनते हैं। अब यहाँ देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है इसका वो है साथियों अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन तो कह सकते हैं अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। साथियों इतनी जानकारी हमें पता है कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं जो कि महत्वपूर्ण अक्षांश हैं या जलवायु कटिबंध हैं गुजरती हैं। कौन कौन सी गुजरती हैं? सामान्यतः हम देखें तो 0 डिग्री अक्षांश जो कि विषुवत रेखा कहलाता है अफ्रीका से होकर गुजरता है। दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरता है और उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि मुख्य अक्षांश माना जाता है ये गुजरता है। तो इसका सर्वाधिक विस्तार भी अगर पूछ लिया जाए तो किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख जो क्षेत्र है वो है अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन इसमें मुख्य रूप से आने वाला क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों अमेजन बेसिन वाला जो क्षेत्र है ये अमेजन एक नदी है, अमेजन नदी है। अमेजन नदी के अपवाह क्षेत्र में, अमेजन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है यहां इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो अमेजन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो इसमें सर्वाधिक आता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है कांगो बेसिन। हाँ, या थोड़ा सा ध्यान देंगे अमेजन नदी की बात करें तो अफ्रीका की न होकर के दक्षिणी अमेरिका की। हाँ बिल्कुल, पहले हम इसको देखें। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सबसे पहले कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। तो कांगो एक नदी है और वो नदी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। यहां से ध्यान देंगे कांगो जो नदी है जिसको जायरे नदी भी कहा जाता है, कांगो नदी को ही जायरे भी कहा जाता है, जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी इसके क्षेत्र में आती है। और कांगो और जायरे नदी है इसका महत्वपूर्ण एक संबंध भी पाया जाता है, अर्थात ये स्थिति जो विषुवत रेखा के रूप में है यहां से प्रवाहित होकर के ये इस प्रकार से लौटती है, अर्थात भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है जिसको कांगो नदी या जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है कांगो, कांगो नदी या जायरे नदी। अफ्रीका में 0 डिग्री अक्षांश या कह सकते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, तो इसको 2 बार पार करने वाली नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। यहां से काफी बार प्रश्न आ चुका है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी या जायरे नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है और ये
0 डिग्री अक्षांश को 2 बार पार करती है। तो इस क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है और ये विस्तार वाला क्षेत्र है वो इसका अपवाहित जो बेसिन है या क्षेत्र है इस क्षेत्र में है। जैसा हम देख चुके हैं दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 5 डिग्री विषुवत रेखा के निकट जो क्षेत्र है वो किस में आता है, वो आता है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। आगे अगर हम बात करें क्षेत्र में नेक्स्ट क्षेत्र की तो यहां हम देखेंगे गिन्नी तट, अफ्रीका का नेक्स्ट गिन्नी तट, अफ्रीका का गिन्नी तट। साथियों कुछ याद आया होगा, इससे पहले हमने गिन्नी तट के बारे में चर्चा की थी और वहां की थी हमारी स्थानीय हवाओं के बारे में। गिन्नी तट से होकर के एक हवा गुजरती है, उस हवा को हर्मटन हवा के नाम से जाना जाता है। गिन्नी तट, हर्मटन हवा, या हर्मटन पवन, जिसको गिन्नी तट पर किसकी संज्ञा दी जाती है, डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के पास में और जो क्षेत्र है वो पश्चिमी तट के पास में पड़ते हैं। देखिए कांगो बेसिन है, ये भी कांगो नदी है, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अंध महासागर की ओर आकर के गिर रही है। गिन्नी तट है अंध महासागर के किनारे पर है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप का लगभग जो पश्चिमी भाग है यहाँ विषुवत रेखाई जो क्षेत्र है यहाँ इसका विस्तार पाया जाता है। अगर हम इसी के साथ बात करें एशिया महाद्वीप की तो एशिया महाद्वीप में द्वीप समूह है इसके अंतर्गत आते हैं। एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में द्वीप समूह है। एशिया महाद्वीप के जो द्वीप समूह है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो इस जलवायु के केंद्र माने जाते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो महत्वपूर्ण रूप से ये जो क्षेत्र है ये है विषुवत रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र। अब इस जलवायु क्षेत्र में हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप और दूसरा जो महाद्वीप आता है वो आता है दक्षिणी अमेरिका, जिससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। तो नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो आता है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका का मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका का मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग इसकी जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। अब यहां देखें तो ये जो क्षेत्र है जिसके बारे में हमने पवनों के साथ और वायुदाब के साथ, वायुदाब की पेटियों के साथ और ताप पेटियों के साथ हमने चर्चा की थी। जो तापमान आधारित जो पेटियां थी या ताप कटिबंधों के बारे में चर्चा की थी, वहां हमने देखा था कि विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक तापमान प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग वहां सीधी होती हैं। सीधी किरणों के कारण से वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, और तापमान अधिक रहता है तो समनिक क्रिया होती है, और समनिक क्रिया के कारण से प्रतिदिन वर्षा होती है। तो यहाँ हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो इसकी विशेषताएं हैं विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता। तो विशेषता में पहली और इंपॉर्टेंट जो विशेषता है ये है यहां प्रतिदिन, यहां प्रतिदिन वर्षा होती है। अब यहां से देखेंगे प्रतिदिन जो वर्षा हो रही है, यहां से प्रश्न आएगा प्रतिदिन वर्षा होती है तो मूसलाधार वर्षा होती है और किस प्रकार की वर्षा होती है। तो प्रतिदिन वर्षा होगी और वो होगी मूसलाधार, मूसलाधार वर्षा होगी। और मूसलाधार वर्षा होगी तो वर्षा का जो प्रकार होगा वो कैसा होगा, संवहनिक वर्षा। अब समझना संवहनिक वर्षा क्या है, संवहनीय वर्षा होगी। यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिदिन वर्षा होती है तो मूसलाधार वर्षा होती है, और संवहनिक वर्षा होती है। संवहनिक वर्षा क्या होती है, जिस स्थान पर सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है या सूर्य की किरणें उष्मा देती हैं, उष्मा के कारण से जल और धल जो स्थल भाग है दोनों गर्म होते हैं। तो जहां उष्मा का प्रभाव अधिक होता है वहां उष्मा जलीय भाग से जो आर्द्रता होती है उसको वाष्प में बदल करके ऊपर उठा देती है, और वहां हवाएं सीधी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उड़ती हैं, उसको संवहन कहा जाता है। तो धरातल का वह भाग जहां उष्मा प्राप्त करने के बाद हवाएं धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उड़ती हैं, ऐसी हवाओं को संवहन कहा जाता है। और इस प्रकार से होने वाली जो वर्षा है उसको संवहन
वर्षा कहा जाता है। सामान्य वर्षा किस प्रकार से होती है समझना। देखिए, ये कोई धरातल का भाग है और इस धरातल के भाग पर सूर्य की उपस्थिति इस प्रकार से पाई जाती है। ये सूर्य की उपस्थिति है, इसके कारण से यहां ऊष्मा का प्रभाव होता है और इस ऊष्मा के प्रभाव के कारण से धरातल का यह भाग गर्म होता है और इस गर्म वाले भाग से ऊष्मा इस प्रकार से सीधी अंतरिक्ष की ओर, वायुमंडल की ओर ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद इस प्रकार से धीरे धीरे जब वो ठंडी होती है, शीतल होना प्रारंभ करती है, अर्थात ऊपर उठी हुई हवा होती है, जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठती है, इसको कहा जाता है संवहन। जब ये हवा ऊपर की ओर उड़ती है तो ये शीतल होना प्रारंभ करती है, अर्थात ये पवनें शीतल हो जाती हैं, अर्थात धीरे धीरे शीतल होती है और शीतल होने के साथ ही यहाँ वर्षा की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, अर्थात इस स्थिति में बादल बनते हैं और बादल वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से हो रही जो वर्षा है, इस वर्षा को कहा जाता है संवहनिक वर्षा, जो सदा सदा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है। तो इस वर्षा को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। संवहनीय वर्षा धरातल पर कहां होती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहनिक वर्षा होती है। संवहनिक वर्षा क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है या विषुवत रेखा सर्वाधिक गर्म प्रदेश होता है या सर्वाधिक उष्मा का प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ संवहनी की क्रिया पाई जाती है। हवा का गर्म होकर के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठना और ऊपर उठने के साथ ही शीतल होना, शीतल होकर के बादलों का निर्माण होना और वर्षा का प्रारंभ होना या वर्षा होना ही संवहन वर्षा कहलाती है। तो यहाँ संवहनिक वर्षा होती है और मूसलाधार वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होती है और प्रतिदिन जो वर्षा होती है वो सायंकाल होती है। सायंकाल, अब सायंकाल में वर्षा होती है, इसका भी समय फिक्स है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। स्थिति प्रतिदिन वर्षा हो रही है, प्रतिदिन वर्षा होती है, 2 से 4 बजे तक वर्षा होती है, लेकिन रात्रि के समय ये वर्षा नहीं होती है, तो वातावरण साफ और स्वच्छ हो जाता है। तो रात्रि को वातावरण साफ व स्वच्छ होता है। स्वच्छ का अर्थ बादल नहीं होते हैं, स्वच्छ होता है। दिन में वर्षा होती है, बादल बनते हैं, लेकिन रात्रि के समय वर्षा होने के बाद वातावरण साफ और स्वच्छ नजर आता है। फिर अगले दिन वापस सूर्य की उपस्थिति का होना, गर्मी के प्रभाव से जलवाष्प का वाष्प में बदलना, समय की क्रिया का होना, वर्षा का पुनः होना, ये प्रतिदिन की घटना होती है। और साथियों, ये प्रतिदिन की घटना है, ये मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। साथियों, ये भी ध्यान दे रहे होंगे, 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक पेटी का नाम लिया था, उसको डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है, तो इसका विस्तार भी डोल्ड्रम पेटी में है। तो अगली ही विशेषता आ जाती है, इस क्षेत्र को डोल्ड्रम भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है, डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विशेषता हमने वहां किसके साथ देखी थी, डोल्ड्रम पेटी के साथ देखी थी, और डोल्ड्रम पेटी का विस्तार भी वही विस्तार था जो हमने देखा 5 डिग्री से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में है, या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है, उसी को डोल्ड्रम पेटी के नाम से भी जाना था। ये डोल्ड्रम पेटी की ही सारी विशेषता विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता है। तो यहां देखेंगे औसत रूप से तापमान अधिक होते हैं, औसत रूप से तापमान अधिक होते हैं। इस जलवायु में यह विशेषता है कि यहां प्रतिदिन सूर्य की उपस्थिति सीधी होने के कारण या सूर्य की किरणों का
सीधा होना यहाँ प्रतिदिन तापमान अधिक लाता है और इस तापमान की अधिकता के कारण ही यहाँ सामान्य की घटना घटती है। इसलिए इस पेटी की मुख्य रूप से ये हमारी 6 विशेषताएं हैं और 6 विशेषताओं के कारण से जिस प्रकार की वनस्पति बनती है उस वनस्पति में कुछ विशेषता दिखाई देती है। तो वनस्पति की जो विशेषता है वो क्या है ये भी देखेंगे। तो अगली हमारी जो 7वीं विशेषता है जो इन तत्वों के आधार पर बनकर के आती है, तो हमारी 7वीं विशेषता आती है कि यहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा नियमित होती है। कटिबंध का विस्तार हमने देखा विषुवत रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री है तो कटिबंध उष्ण है। यहाँ वर्षा अधिक होती है तो वन अधिक होंगे और वन अधिक होंगे तो वनों का प्रकार कौन सा होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ की विशेषता है। अगर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है तो आप ये भी ध्यान देते हैं या ये भी हमें पता होता है कि जब उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, तो जहां वर्षा प्रतिदिन होगी तो वनों के साथ साथ वनों में घास भी पाई जाएगी। तो यहाँ घास अधिक होने के कारण छोटे रेंगने वाले जीवों से लेकर मांसाहारी जीवों तक पाए जाते हैं। अब इस बात से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ सर्प बिच्छू घास होगी, शाकाहारी जानवरों में हिरण होगा और अन्य जो शाकाहारी जीव होंगे वो होंगे, जंगली भैंसे होंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन पर रहने वाले मांसाहारी जीव होंगे और मांसाहारी जीवों में कौन कौन से होंगे? लेपर्ड हो सकता है, बाघ हो सकता है, टाइगर हो सकता है या शेर हो सकता है। इस प्रकार की उपस्थिति यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ रेंगने वाले जीव सर्प बिच्छू से लेकर और बड़े बड़े हिंसक जानवरों तक यहाँ पाए जाते हैं। हाथी यहाँ पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में भी विविधता पाई जाती है, पेड़ पौधों के साथ घास पाई जाती है, जीव जंतु में विविधता पाई जाती है। तो इसकी अगली विशेषता इस आधार पर बन जाती है कि ये सर्वाधिक जैव विविधता के केंद्र होते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ये जैव विविधता के धनी होते हैं। अर्थात कौन सी जलवायु सर्वाधिक जैव विविधता की धनी होती है? तो यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो याद रखेंगे ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस जलवायु की विशेषता है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाली जो उपलब्धता है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से धनी जलवायु विषुवत रेखीय जलवायु है या भूमध्य रेखीय जलवायु है, जो विषुवत रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री अर्थात डोल्ड्रम पेटी के साथ विस्तारित है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये सर्वाधिक उपयोगी जलवायु भी मानी जाती है। प्रतिदिन वर्षा होती है तो साथियों आपको ध्यान हो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में एक ऐसी कृषि भी की जाती है जो कि ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होती है। तो ध्यान रखना विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अगर सदाबहार वनस्पति के अलावा कृषि आधारित क्वेश्चन हो तो आपका यह जो क्षेत्र होगा ये कृषि मुख्य रूप से रबर की होगी। तो याद रखें विषुवत रेखीय क्षेत्र में रबर की कृषि की जाती है।
रबर की कृषि की जाती है। अब इस बात से स्पष्ट होता है कि रबर की कृषि अगर विषुवत रेखीय क्षेत्र में की जा रही है तो रबर एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है या फसल है। तो उष्ण कटिबंधीय फसल के रूप में रबर यहां बोया जाता है और यहां सदाबहार वनस्पति की अधिकता पाई जाती है। साथियों, आपके यहाँ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा विशेषताओं से लेकर के ही प्रश्न होगा। मुख्य रूप से जलवायु की जो सामान्य वर्गीकरण की स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ विशेषता इनकी काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से हमने देखा सर्वाधिक जैव विविधता का धनी कैसे कहा जाता है, तो हमने देखा है कि सर्वाधिक जैव विविधता का धनी विषुवत रेखीय जलवायु को कहा जाता है। इसका विस्तार हमने देखा सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है। तो जैव विविधता का धनी किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो याद रखना ये तथ्य भी आपका, सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में, सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में, क्योंकि दोनों ही स्थिति हम देख चुके हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं और 5-5 डिग्री तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो सर्वाधिक इसका जो विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को जैव विविधता का धनी कहा जाता है, जैव विविधता का धनी महाद्वीप। अब इसी से निकला हुआ ऐसा प्रश्न है, आपके एग्जामों में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी हमारे महासागर और महाद्वीपों की स्थिति को न्यू सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन प्रश्न ये बनेगा महाद्वीप को लेकर जलवायु, अर्थात किस महाद्वीप में सर्वाधिक भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार सदाबहार वनों की अधिकता के कारण से, जो कि जहां भी पाई जाती है यही विशेषता होती है। अधिक विस्तार के कारण ही ये जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात तो वनस्पति में विविधता पाई जाती है, जीव जंतु में विविधता पाई जाती है। साथ ही वहां विभिन्न प्रकार की जो पेड़ों की स्थिति है, जिसमें फूलों के पेड़ों से लेकर घास जैसी वनस्पति और बड़े बड़े पेड़ों तक की स्थिति जैव विविधता के लिए समृद्ध मानी जाती है। तो जैव समृद्धता का धनी महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो इस डोल्डम पेटी वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। नेक्स्ट, अगली हमारी जो जलवायु है वो है सूडान या सवाना तुल्य जलवायु। नेक्स्ट नंबर 2 है हमारी सूडान या सवाना तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, सूडान या सवाना तुल्य जलवायु। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सूडान एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का और सवाना एक घास के मैदान है। तो ये सूडान अफ्रीका महाद्वीप में और सवाना घास के मैदानों में पाई जाने वाली जलवायु है। तो सूडान एक देश है और ये देश अफ्रीका महाद्वीप का है, अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप में सूडान देश और सवाना घास के मैदान हैं। सूडान और सवाना, देखिए सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख देश और यहाँ सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस जलवायु का संबंध भी सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप से होने के कारण और सूडान देश में होने के कारण इसका नाम रख दिया गया है सूडान तुल्य जलवायु। यहाँ प्रमुख विश्व के घास मैदान आते हैं जिनको सवाना घास के मैदान कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के जो मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास मैदानों में आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में इसका अधिक विस्तार होने के कारण इसका नाम रख दिया गया है सवाना घास के मैदान। तो ये भी याद रखेंगे, ये घास के मैदान है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब है या नहीं इसके तथ्य की हम जानकारी लेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, अब सवाना है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसकी जानकारी हम इस प्रकार से लेंगे कि इसका जो विस्तार होगा ये बताएगा कि ये जलवायु कहां पाई जाती है। तो इस जलवायु का विस्तार, जलवायु का विस्तार
अब अगर हम विस्तार की बात करें तो इस जलवायु का विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तो इसका विस्तार पाया जाता है जहां हमारी डोल्डम पेटी की स्थिति समाप्त होती है या विषुवत-रेखीय जलवायु की स्थिति समाप्त होती है 5 डिग्री से 25 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में, तो दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। तो निश्चित रूप से ही अगर 5 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य इसका विस्तार पाया जा रहा है, 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच विस्तार है, तो वो कटिबंध कैसा होगा? उष्ण कटिबंध होगा, अर्थात कर्क से मकर के लगभग मध्य होता है, इसलिए इस प्रकार का जो कटिबंध होता है वो कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र होगा। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका में है। तो सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही निकलता है कि सवाना घास के मैदान किस प्रकार के हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है। ये सवाना घास के मैदान ये किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही निकल रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो इसके क्षेत्र की चर्चा करें तो इसका जो क्षेत्र है वो किस स्थान पर पाया जाता है, अर्थात कौन कौन से महाद्वीपों में इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? सर्वाधिक विस्तार तो अफ्रीका में ही है, तो अफ्रीका में सर्वाधिक क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप में इसका सर्वाधिक क्षेत्र आता है। अब अफ्रीका महाद्वीप में अगर सर्वाधिक क्षेत्र आता है तो साथियों ध्यान दें, अफ्रीका महाद्वीप में इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? सामान्यतः सबसे पहले इसका नाम लिखा हुआ है सूडान, तो अफ्रीका महाद्वीप का सूडान देश, यहां भी मात्रा को ध्यान दे लें, सूडान देश, तो अफ्रीका महाद्वीप का सूडान देश इसका प्रमुख क्षेत्र है। फिर अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का ही पूर्वी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग, और ये भी याद रखें पूर्वी भाग है तो पूर्वी भाग का वह क्षेत्र जो पठार के रूप में है, तो पूर्वी भाग का पठारी प्रदेश इस सूडान तुल्य जलवायु का भाग बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ सूडान वाले क्षेत्र में या अफ्रीका के इसी क्षेत्र में आती है जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी, और साथियों जाम्बेजी नदी है, इस नदी के क्षेत्र में है तो हम कह सकते हैं जाम्बेजी बेसिन, इसका विस्तार है जाम्बेजी बेसिन। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका, साथियों इतना तो आप जानते होंगे कि अगर 5 डिग्री से 25 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर के मकर रेखा गुजरती है और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है मकर रेखा। निश्चित रूप से इनमें विस्तार होगा, तो विस्तार कहां कहां होगा? तो दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का यह क्षेत्र कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका का यह क्षेत्र गयाना का पठार है, गयाना का पठार, दक्षिणी अमेरिका का गयाना का पठार है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक देश है जिसका पठारी भाग कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसको कहा जाता है ब्राजील का पठार या ब्राजील, ब्राजील देश का पठारी प्रदेश, ब्राजील का पठार। और फिर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का उच्च भूमि क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का उच्च भूमि क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का उच्च भूमि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये सामान्यतः हम देख चुके हैं कि कर्क से मकर के बीच में है, तो मुख्य रूप से इसका विस्तार कहां पाया जाता है? ये मुख्य रूप से सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, फिर इसका कुछ विस्तार ऑस्ट्रेलिया के उच्च भूमि क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात मकर रेखा के उत्तरी भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ इसके विस्तार की चर्चा हम विस्तार से सब कर चुके हैं। अब अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो हम देखेंगे सूडान तुल्य जलवायु की विशेषता, सूडान तुल्य जलवायु की विशेषता,
सूडान तुल्य जलवायु की विशेषता। सूडान तुल्य जलवायु की पहली विशेषता की बात करें तो इसकी प्रथम विशेषता आती है नंबर 1, विशेषता नंबर 1। विशेषता का पहला जो प्रकार है, अब ध्यान दीजिए, सूडान तुल्य जलवायु है, नाम से ही पता चल रहा था कि इसके नाम के साथ एक नाम आया था सवाना घास के मैदान या सवाना तुल्य जलवायु, अर्थात इस प्रकार की जलवायु में घास के मैदान आते हैं। तो याद रखिए इस जलवायु की पहली विशेषता है बृहद घास स्थल, बृहद घास स्थल, बृहद घास स्थल आते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, विशेषता की अगर हम बात करें, अगर घास के मैदानों की चर्चा हम कर रहे हैं तो यहाँ औसत रूप से जो वर्षा है उस वर्षा की उपस्थिति हम देख चुके। अभी हमने देखा विषुवत रेखीय जलवायु जहां सर्वाधिक वर्षा होती है तो आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में ज्यों-ज्यों हम डोल्डम पेटी से दोनों ही गोलार्धों की ओर चलते हैं, अर्थात 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की ओर जब हम चलना शुरू करते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री के मध्य तो वर्षा की मात्रा घटना प्रारंभ हो जाती है। तो इस जलवायु में जो वर्षा की औसत उपस्थिति है ये सामान्यतः कम पाई जाती है। वर्षा की जो औसत उपस्थिति है वो कम पाई जाती है, तो कितनी कम पाई जाती है ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। वर्षा की जो औसत उपस्थिति है यहाँ सामान्यतः डोल्डम पेटी से बाहर निकलने के बाद वर्षा की उपस्थिति तेजी से घटने लगती है। याद रखिए वर्षा की उपस्थिति डोल्ड्रम पेटी में सर्वाधिक होती है, संवहनिक वर्षा के रूप में होती है, लेकिन जो ही डोल्ड्रम पेटी से दोनों अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों में हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 5 डिग्री से 10 डिग्री 20 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री 20 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, तो वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी आ जाती है और संवहनिक वर्षा का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। तो इस क्षेत्र की जो जलवायु है, इस जलवायु की विशेषता है कि इस क्षेत्र में केवल मात्र 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। अब देखिए अगर इससे ज्यादा वर्षा होगी तो वो क्षेत्र कौन सा होगा, वो क्षेत्र होगा डोल्डम पेटी का, और डोल्डम पेटी के पास में है तो यहाँ वर्षा कुछ ज्यादा तो होती है लेकिन इतनी अधिक नहीं होती कि डोल्डम पेटी जितनी वर्षा की उपस्थिति हो। संवहनिक वर्षा का भाग है ये समाप्त हो जाता है, तो यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और सामान्यतः यहाँ अगर हम सूडान की बात करें तो सूडान से एक तथ्य ये भी निकल करके आता है कि यह महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। महाद्वीपों का पश्चिमी भाग देखिए, सूडान की स्थिति को देखें, ऑस्ट्रेलिया की उच्च भूमि को देखें और हम देखें गयाना के पठारी प्रदेश को, तो इसका जो क्षेत्र है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों की ओर आ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि इस जलवायु का जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाने वाली जलवायु है, इसी को कहा जाता है सूडान तुल्य जलवायु। साथियों ये इससे बनने वाली महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं यहां से भी आपका क्वेश्चन बनकर के निकलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकलता है ये है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में निम्न में से कौन सी एक जलवायु होगी। और भी कुछ जलवायु होंगी जिनमें हम देखेंगे मुख्य रूप से सारा तुल्य जो जलवायु होगी वो सारा तुल्य जलवायु भी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में होगी, लेकिन मरुस्थलों में होगी तो वहां कुछ अलग तथ्य भी आएगा। तो प्रश्न वहां या तो सारा तुल्य में से होगा या फिर हमारी सूडान तुल्य में से होगा, दोनों ही महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, तो उनमें से कोई एक विकल्प होगा जिसका आंसर आपको देख करके करना है। तो याद रखिए यहाँ महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाने वाली जलवायु है सूडान तुल्य जलवायु। आगे हम चर्चा करते हैं हमारी जलवायु का तीसरा प्रकार, मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु, अब देखिए मानसूनी जलवायु हम भारत के बारे में पढ़ चुके हैं, राजस्थान के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हम कुछ जानकारी रखते हैं। मानसूनी जलवायु क्या होती है, एक निश्चित समय मानसूनी का हवा है ये हम जान चुके हैं। हवाओं के साथ पवनों की स्थिति के साथ हमने देखा था 3 प्रकार की हवाएं थी,
हवाओं में एक थी स्थायी पवनें जो कि व्यापारिक, पछवा और दूरिय पवनों के रूप में थी। फिर दूसरा हमने देखा था सामयिक पवनें। सामयिक पवनों में हमने देखा था मानसूनी पवनें, जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर को देखा था। और स्थानीय जो पवनें थी उनमें हमने देखा था गर्म प्रकार की हवाएं और ठंडी प्रकार की हवाएं, अर्थात हम कुछ गर्म हवाओं का नाम और कुछ ठंडी हवाओं का नाम जान चुके थे। ऐसी ही एक हवा का प्रकार है मानसूनी। तो मानसूनी है, ये एक सामयिक पवन है। सामयिक पवन है। तो मानसून एक सामयिक पवन है और सामान्यतः ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होने वाली है। ग्रीष्म काल में गर्मियों के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल का समय होगा उस समय दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म काल का समय होगा तो उत्तरी गोलार्ध में। जब ये हवा उत्पन्न होती है तो ग्रीष्म काल ज्यों ज्यों अपनी स्थिति में आगे बढ़ता है या ग्रीष्म काल का समय ज्यों ज्यों निकलता है, ये मानसूनी हवाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो ग्रीष्म काल के कारण से उत्पन्न होता है और मानसूनी एक हवा बनकर के वर्षा प्रारंभ करती है। तो जिस क्षेत्र में इस वर्षा का क्षेत्र आता है उस जलवायु को कहा जाता है मानसूनी जलवायु। तो साथियों, इसके हम क्षेत्र की बात करें तो मानसूनी जलवायु का जो क्षेत्र है, मुख्यतः मानसूनी जलवायु का जो क्षेत्र है ये 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है। 5 डिग्री से 30 डिग्री और दोनों ही अक्षांश होंगे, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मानसूनी जलवायु का विस्तार पाया जाता है। और अगर हम 5 डिग्री से 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य वर्ल्ड मैप में आपको ध्यान हो तो कौन कौन से देश आ सकते हैं, तो याद रखिए इसके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे या विस्तार। पहले हम विस्तार की बात कर रहे हैं, विस्तार, फिर हम लिखेंगे क्षेत्र। तो विस्तार की स्थिति हम देख रहे हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री, और हम क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत एशिया का बहुत बड़ा भाग आता है। तो इसमें एशिया, और एशिया है तो एशिया का कौन कौन सा भाग आता है सभी जानते हैं। भारत वाला भाग आता है, भारत के आसपास वाला भाग आता है, तो हम कह सकते हैं दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो एशिया का संपूर्ण भाग ना आकर के दो भाग आते हैं, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब यहां दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, सामान्यतः ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दक्षिणी एशिया में भारत के पास वाले क्षेत्र आते हैं, पाकिस्तान आता है जिसको शॉर्ट में पाक कहते हैं, भारत आता है, बांग्लादेश आता है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया वाला भाग आता है, इंडोनेशिया। और अगर हम बात करें पूर्वी एशिया में तो पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है जापान है, और जापान का जो दक्षिणी भाग है अर्थात हम कह सकते हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, तो क्यूशु द्वीप के पास में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो चीन का दक्षिणी भाग जो कि पूर्वी एशिया के साथ लगता है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ साथ इसका विस्तार कुछ आंशिक रूप से एशिया के पूर्वी भागों के साथ भी लगा हुआ है और द्वीप समूह के साथ भी है। ऐसा कि इंडोनेशिया एक द्वीप श्रृंखला की स्थिति में है, द्वीपीय स्थिति में पाया जाता है, यहां इसका विस्तार पाया जाता है। अगर हम और एशिया की बात करें तो मालदीव हमारे पास भारत की जलीय सीमाओं के साथ लगने वाला एक द्वीपीय देश है, यहां मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो इसके विस्तार में एशिया वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा आता है। आगे बात करें हम अफ्रीका की, तो अफ्रीका में इसका विस्तार पाया जाता है, और अफ्रीका में इसका जो विस्तार पाया जाता है वो मोजाम्बिक और मालागासी, मोजाम्बिक व मालागासी, मोजाम्बिक व मालागासी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है इसका पूर्वी भाग है, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का
उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, जहां से गर्म जलधारा गुजरती है, जिसके कारण से वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में जल पहुंचता है और वर्षा की उपस्थिति होती है। तो यहां जो जलधारा बहती है, शायद आपको नाम ध्यान होगा, उस जलधारा को क्या कहा जाता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा कहा जाता है, जिसके कारण से ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग है वो वर्षा युक्त होता है, तथा पश्चिमी भाग है वो शीत जलधारा के कारण से वर्षा कम प्राप्त करता है, तो मरुस्थलीय भाग होता है। तो याद रखिए, एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें हमारे भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं, अफ्रीका में मोजाम्बिक और मालागासी तटीय क्षेत्र है, ये इस जलवायु क्षेत्र में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग इस जलवायु क्षेत्र में आता है। मुख्य रूप से ये इसके विस्तार की बात थी। विस्तार में अगर आगे हम देखें तो विस्तार में दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में इसका विस्तार कहां पाया जाता है? तो कैरेबियन सागर के पास, कैरेबियन सागर के निकट। और कैरेबियन सागर के निकट है तो हम कह सकते हैं यहां द्वीप समूह है जिसको कहा जाता है कैरेबियाई द्वीप, कैरेबियाई द्वीप, यहां इसका विस्तार पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो यहां दक्षिणी अमेरिका में ही नेक्स्ट स्थिति आती है ब्राजील की। ब्राजील, साथियों ध्यान दीजिए, ब्राजील के साथ हम देख भी चुके हैं, इससे पहले भी ब्राजील की स्थिति आ चुकी है। तो ब्राजील का पठारी प्रदेश और ब्राजील का ये जो पूर्वी प्रदेश है, अर्थात ब्राजील जो देश है, इस ब्राजील का पूर्वी भाग दो प्रकार की जलवायु से निर्मित है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्राजील देश के बाद, तो फिर हमारी स्थिति आती है उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में इस जलवायु का विस्तार कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका। अब यहां से सामान्यतः हम देखते जा रहे हैं दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी पूर्व की ओर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी पूर्वी भाग पूर्व की ओर, और यहां दक्षिणी उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का भी वह भाग जो कि मैक्सिको के निकट है, पूर्वी भाग है, मैक्सिको क्षेत्र इसमें आता है। अब याद रखिए, यहां मैक्सिको क्षेत्र है ये तो पूर्व की ओर है, अर्थात पूर्वी क्षेत्र में आती है, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका के पास प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप हैं वो भी इसमें आते हैं, तो हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में पड़ने वाले द्वीप, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में पड़ने वाले द्वीप जो कि सागरीय क्षेत्र में है, और सागरीय क्षेत्र में है तो ये द्वीप कहां है? ये प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के द्वीप हैं। तो प्रशांत महासागर के द्वीप भी मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आते हैं। यहां देखिए, महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो एक विस्तृत जलवायु का क्षेत्र बनता है मानसूनी जलवायु। ध्यान दीजिए एक बार के लिए, वापस इसके क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो हम देख चुके एशिया वाला भाग, एशिया के भाग में देखें दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग। फिर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से एशिया को छोड़कर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के क्षेत्र में हमने देखा अफ्रीका का भी पूर्वी भाग, वहां हमने देखा मोजाम्बिक और मालागासी क्षेत्र जो कि अफ्रीका के पूर्व में पड़ता है। फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग, जहां से एक गर्म जलधारा गुजरती है, आर्द्रता की मात्रा वायुमंडल में जाती है, वर्षा करती है। फिर हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देखा एक तो ब्राजील का तट, और ब्राजील का तट का तात्पर्य है तट होगा तो या तो पश्चिम में होगा और पूर्व में होगा, तो ब्राजील पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में बात है और तट की बात है तो कौन सा तट होगा? पूर्वी तट होगा, तो ब्राजील का पूर्वी तट है। जब हम बात करें कैरेबियन सागर की, तो कैरेबियन सागर है मध्य अमेरिका के पास में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में पड़ता है,
और उसके पास में जो कैरेबियाई द्वीप समूह है, इस कैरेबियाई द्वीप समूह में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर बात करें उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका के एक तो द्वीप समूह आएंगे, और द्वीप समूह आएंगे तो उत्तरी अमेरिका के पास में या तो हमारा अंध महासागरीय भाग लगता है या प्रशांत महासागरीय भाग लगता है। तो जब हम द्वीप समूह की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर में पड़ने वाले द्वीप समूह जो अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है या उत्तरी अमेरिका के द्वीप माने जाते हैं, और उनमें से प्रमुख देश यूएसए है, उस यूएसए देश के अधिकार क्षेत्र में द्वीप है, वो आएंगे। या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक मेक्सिको की खाड़ी के पास स्थित देश, जहां हमने एक चक्रवात की स्थिति भी ली थी कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलता है, और उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टोर्नेडो का नाम दिया था, जो कि उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में मानसूनी जलवायु बनेगी, क्योंकि वहां हवाएं किस प्रकार से चल रही थी, हवाओं की जो स्थिति थी वो मुख्य रूप से हमने मेक्सिको की खाड़ी या कैरेबियाई सागर से तटीय भाग की ओर देख रहे थे, तो निश्चित रूप से वहां वर्षा की उपस्थिति होती है, और वो वर्षा की उपस्थिति मानसूनी जलवायु में आती है। तो ये स्थिति हमने उत्तरी अमेरिका में देखी। उत्तरी अमेरिका का पश्चिम भाग में पड़ने वाले द्वीप समूह तथा मेक्सिको जो क्षेत्र है या मेक्सिको की खाड़ी के पास में मेक्सिको जो देश है, ये मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आते हैं। यहां आगे हम इसकी बात करें तो आगे हम देखते हैं साथियों इसकी विशेषताएं, मानसूनी जलवायु की विशेषताएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता, अब यहां देखिए काफी इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं, यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। पहली विशेषता, सबसे पहले तो हम ये जान चुके हैं कि मानसूनी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु पवनें होती हैं और उन पवनों से वर्षा होती है। तो इस जलवायु में ग्रीष्म काल के उपरांत वर्षा की उपस्थिति होती है। ग्रीष्म काल समाप्ति के साथ ही वर्षा प्रारंभ हो जाती है, या वर्षा प्रारंभ के साथ ही ग्रीष्म काल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी विशेषता नंबर 2 आती है इस जलवायु की। मुख्य रूप से हम इस विशेषता की देखें तो यहाँ मैदानों में तापमान अधिक होता है तथा पर्वतीय भागों में तापमान कम होता है। तो यहाँ मैदानी भागों में तापमान अधिक, मैदानों में तापमान अधिक तथा उच्च भागों का तात्पर्य है पहाड़ी या पठारी प्रदेश, तो उच्च भागों में तापमान कम पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां हम विशेष रूप से भी देख सकते हैं, अगर वर्षा की उपस्थिति की बात हम कर रहे हैं तो यहां भारत की स्थिति हमने देखी मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में आती है। तो भारत में जो वर्षा होती है उस वर्षा की सर्वाधिक जो उपस्थिति है वो मानसून काल में होती है, और भारत में वर्षा का लगभग 90% भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो याद रखिए यहां हमारी जो उपस्थिति है भारत में वर्षा की सर्वाधिक मात्रा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और कितनी होती है तो ये याद रखेंगे लगभग 90% वर्षा भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये थी हमारी मानसूनी जलवायु तक की स्थिति। साथियों हमने 3 जलवायु विस्तार से देखी हैं। एक हमने पहली जलवायु का वर्गीकरण देखा, वो देखा विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखा के पास 5 डिग्री से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। फिर हमने देखा दूसरी प्रकार की जलवायु सूडान तुल्य जलवायु या सवाना तुल्य जलवायु। विस्तार हमने देखा दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 25 डिग्री दोनों गोलार्धों के मध्य पाई जाती है। उसके बाद में हमने देखा
मानसूनी जलवायु विस्तार हमने देखा 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है, तो ये भी उष्ण कटिबंध में पड़ती है। यहाँ मानसूनी हवाएं चलती हैं, मानसूनी हवाओं के कारण से वर्षा होती है, और वर्षा की जो उपस्थिति है साथियों, वो भारत में सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और 90% तक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में करता है। आगे हम मानसूनी जलवायु के बाद हमारी जलवायु की जो शेष कड़ी होगी अगले लेक्चर के साथ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।